हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो स्वागत है आप सभी का प्रतिबिंब अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज जो है हम इंडियन पॉलिटी के पढ़ने वाले सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू तथा थ्योरी को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो क्या है मुहिम जो हमने इंडियन पॉलिटी की मुहिम जो चलाई है, वो क्या मुहिम है, ये चीज़ें जो हम देखेंगे। तो देखिए, पर डे डेली तो नहीं हो पाएगा, पर फिर भी लास्ट 2 डे में हम आपकी जो क्लासेज है प्रोवाइड करवा देंगे। प्रत्येक क्लासेज है रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, एक भी क्लासेज लाइव फॉर्म में नहीं रहेगी साथियों। और धीरे-धीरे हम दिसंबर तक ये कोर्स जो चलने वाला है इंडियन पॉलिटी कंप्लीट आपकी फिर बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे हम प्रोवाइड आपको करवा देंगे। और ये जो क्लासेज है वो है थर्ड ग्रेड, मतलब सीधी सी बात है, थर्ड ग्रेड के जितने भी एग्जाम है थर्ड ग्रेड से लेकर के सेकंड, फर्स्ट, आरएस, आईएएस वहाँ तक सारी क्लासेस जो रहने वाली है। तो एक बार साथ ही जो एक सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं वह है राज्य और राष्ट्र, कि राज्य क्या होता है और राष्ट्र क्या होता है। ये चीज़ें जो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो साथियों, एक बार सभी साथी अपने भाई-बंधुओं को जोड़ लें और स्टार्ट करते हैं ये क्लासेस। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, जिसको नोट्स बनाने हैं स्लाइड की सेम टू सेम नोट्स बना लें, अन्यथा हम फिर फ़ोटो खींच के इसकी पीडीएफ बना के आपको डाल देंगे। ये भी टेंशन खत्म हो जाएगी आप लोगों की। तो साथियों, जो क्लास स्टार्ट करते हैं और हम जानेंगे सबसे पहले कि राज्य के बारे में, कि वही राज्य होता क्या है। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? राज्य के बारे में जानेंगे कि राज्य क्या होता है। तो वह देश या वह इकाई जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। जो बाह्य दबावों से कैसा होता है? मुक्त होता है, ठीक है नहीं? एक तो क्या कह रहा है, नंबर एक बात कह रहा है कि निश्चित समुदाय होना चाहिए। कौन-सा समुदाय? निश्चित समुदाय, ठीक है नहीं? और दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो बाहरी दबावों से मुक्त हो। इसमें क्या-क्या चीज़ शामिल है, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहली बात तो है भूभाग शामिल है, जनसंख्या शामिल है, सरकार शामिल है और संप्रभुता जो है शामिल है। तो राज्य के कोई पूछे आधारभूत तथ्य कितने हैं? कि 4 हैं। कौन-कौन से? राज्य का भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गई, सरकार हो गई वहाँ की और एक संप्रभुता हो गई, ठीक है? आगे चलते हैं कि कौटिल्य ने के अर्थशास्त्र जो है उनके अनुसार राज्य के अंग कितने बताएं, तो उन्होंने अंग जो है 7 बताए हैं। कौन कौन से हैं 7 अंग, वो देख लेते हैं। नंबर एक तो है क्षेत्र का भूभाग। नंबर एक क्या है? क्षेत्र का भूभाग। नंबर दो है राजा। नंबर तीन है दुर्ग। नंबर चार है सेना। नंबर पाँच है राजकोष। नंबर छः है अमात्य। नंबर सात है मित्र। तो ये जो 7 भाग हैं वो किसके द्वारा बताए गए हैं राज्य के? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है राज्य के भाग बताए गए हैं। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और आशा करता हूँ पिछली दोनों स्लाइड जो आपके समझ में आ गई होंगी। अब जो स्लाइड है इसमें पढ़ेंगे हम राष्ट्र के बारे में, कि राष्ट्र क्या होता है। तो साथियों, वह लोगों का एकीकरण जहाँ पर लोगों की एक तो खान-पान, रहन-सहन, बोली, भाषा, रीति-रिवाज सारी चीज़ें जो समान होती हैं, ऐतिहासिक स्थिति भी उनकी समान रही हो, वो राष्ट्र कहलाता है। ठीक है नहीं? तो वही बात इस परिभाषा में कही गई है कि राष्ट्र के लोगों का एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि एक संगठित समाज के रूप में विद्यमान है, आमतौर पर क्षेत्र विशेष में निवास करते हैं। ठीक है नहीं? वही भाषा बोलते हैं, समान रीति रिवाज मानते हैं, ऐतिहासिक निरंतरता होती है। ठीक है नहीं? पर एक बात आपने गौर करी, इन दो चीज़ों से एक चीज़ निकल के आई कि राष्ट्र जो होता है ना, उसको मिला कर के एक राज्य का निर्माण होता है। आपको ये चीज़ अटपटी लगी रही होगी, लेकिन सही बात यही है। कैसे? कि जैसे अपन यूएसए देख लेते हैं, तो यूएसए छोटे-छोटे राष्ट्रों से मिलकर के एक राज्य बना हुआ है, ठीक है नहीं? तो आपसे पूछ ली जाए कि यूएसए क्या है? तो हम बोलेंगे यूएसए राज्य है। अच्छा, भारत क्या है? भारत भी तो छोटे-छोटे राष्ट्रों से मिलकर बना है? नहीं। भारत जो है, इज़राइल है और जापान, तीनों जो हैं ये क्या किया गए हैं, इनको दोनों की अवधारणा में ले सकते हैं। इनको राष्ट्र की अवधारणा में ले सकते हैं और राष्ट्र की क्यों ले सकते हैं? क्योंकि भारत के सभी लोगों की लगभग खान-पान, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थिति से लगभग समान रहती है। ऐसे इज़राइल में, ऐसे ही जापान में, तो इसको राष्ट्र की परिभाषा में भी ले सकते हैं
और राज्य की परिभाषा हम ऐसे ले सकते हैं कि एक लोगों का समूह जो निवास कर रहा है, जो कि बाहरी दबाव से मुक्त है, ठीक है? उन्होंने पूछा कि संयुक्त राष्ट्र शब्द का तात्पर्य राष्ट्र से ना होकर के किससे लिया गया? उन्होंने राज्य से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में राज्य से है। अरब राष्ट्र हो गए, राज्य ना होकर के क्या है? राष्ट्र हैं। अरब जो राज्य हैं वो क्या हैं? राष्ट्र हैं। इसमें मिस्र है, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान, यूएई आदि अनेक राज्य सम्मिलित हैं, ठीक है नहीं? यूएसए एक राज्य है जिसमें अनेक राष्ट्र सम्मिलित होते हैं। तो यूएसए क्या है? एक राज्य है और जिसमें क्या है? अनेक राज्य जो सम्मिलित हैं। जापान इजराइल वाला टॉपिक मैंने समझा दिया। तो आशा करता हूँ ये भी जो स्लाइड आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कह रही है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है वो देख लेते हैं कि भाई राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे। तो एक सिद्धांत चलता है, बहुत ही फेमस सिद्धांत है, उसका नाम है राजत्व का देवीय सिद्धांत। क्या नाम है दोस्तों उसका? राजत्व का देवीय सिद्धांत। अच्छा, राजत्व का देवीय सिद्धांत क्या कहता है? कि राजत्व का देवीय सिद्धांत कहता है कि राजा ही पृथ्वी पर ईश्वर है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर सर्वोपरि कौन है? राजा है। और वह अपने राज्य में किसके आदेशों को लागू करता है? ईश्वर के आदेशों को लागू करता है। अतः देवीय सिद्धांत के आधार पर राज्य जो है अस्तित्व में आए। कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले राज्य ये आए, ऐसे आए कि जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे मुसलमानों में होता है कि जीसस जे आए, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ और भगवान ने मेरे को कुछ समाज को सुधारने के लिए या कुछ बताने के लिए मेरे को आदेश दिया है, तो ये आदेशों का क्या करवाते थे? वो क्रियान्वयन करवाते थे। उसी तरह राजा है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और प्रतिनिधि है तो वह अपने राज्य में आदेशों को, ईश्वर के आदेशों को क्या करता है? लागू करता है। इस तरह देवीय सिद्धांत के आधार पर ही राज्य जो है किसमें आए? अस्तित्व में आए थे। एक है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। दूसरा फेमस सिद्धांत जो चलता है वह है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लिया। अच्छा, सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है कि आजकल अपन देख लेते हैं कि अपन घर में देखते हैं कि सबसे बलवान होता है ना, सबसे हट्टा-कट्टा पैसे-पैसे वाला तगड़ा होता है, उसको हम क्या मानते हैं कि भाई तू हमारा नेता बन जा। क्यों? क्यों कहते हैं उसमें? कि हम उसको मॉरल सपोर्ट देंगे, वो हमारी बाद में रक्षा करेगा। तो उसी तरह क्या होता था पहले, पहले ज़माने में ये होता था, अब तो ख़ैर प्रशासन आ गया, इस वज़ह से चोरी-चकाटी, लूट-पटांग ये चीज़ें जो है कम हो गई। पहले ये चीज़ें बहुत हुआ करती थी। आदमी जो है अपने आप को अनसेफ फ़ील किया करता था। तो कुछ कम्युनिटी आपस में इकट्ठी हुई, कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम तू हमारी रक्षा कर दे और हम तेरे लिए पैसे दे देंगे या तेरी सहायता कर देंगे। इस तरह उसमें एक क्या बना दिया उन्होंने, एक प्रतिनिधि बना दिया अपना। और यह प्रतिनिधि बना दिया तो प्रतिनिधि बन गया तो प्रतिनिधि बन गया तो वो अपने मतलब राज्य से टैक्स लेता, उन लोगों से टैक्स लेता और लोगों की रक्षा करता। इस तरह जो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो अस्तित्व में आया। और यह सिद्धांत जो है किसने दिया? लॉक, हॉब्स और रूसो तीनों ने दिया था। किसने? लॉक, हॉब्स और रूसो, 3 व्यक्तियों ने दिया था, याद रखना। लॉक ने दिया था, हॉब्स ने दिया था और रूसो ने दिया था। उसके बाद बात करते हैं कि सिद्धांत के अनुसार राज्य की अवधारणा मत्स्य न्याय या पूर्ण अराजकता की स्थिति थी, जिसमें केवल अनिश्चितता की स्थिति थी। अतः लोगों ने सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की थी। मैंने जो समझाया था अभी वही इसमें दे रखा है। इसके अंतर्गत लोगों ने राज्य के प्रमुख को अपने कुछ अधिकार जो है सौंप दिए। दूसरी तरफ राजा ने लोगों की सुरक्षा की क्या ले ली? गारंटी ले ली। ठीक है नहीं? उसके बाद क्या है कि वर्तमान में लोकतंत्र में जनता मतदान के माध्यम से चुन करके उसे शक्ति प्रदान करती थी, ठीक है ना? तो हो गया, कैसे होता था तो वर्तमान में क्या होता है? वर्तमान में भी यही है, सरकार कैसे चुनते हैं? लोकतंत्र के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, शासक चुनती है अपना। वही सिस्टम है, वही सामाजिक सिद्धांतों का सिद्धांत जो आपके प्रेजेंट टाइम जो चल देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब बात करते हैं हम राजतंत्र की। तंत्र जो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गणतंत्र होता है, एक राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है? जिसमें राजा का शासन हो। गणतंत्र क्या होता है? जिसमें जनता के द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि वह शासन करे, हुआ क्या होता है? गणतंत्र होता है। तो पहले क्या हुआ करता था? राजतंत्र हुआ करता था, पहले ज़माने में यही चला करता था, ठीक है?
राजतंत्र हुआ करता था पहले टाइम पे, और पहले टाइम पे राजतंत्र हुआ करता था तो उसका मुखिया कौन हुआ करता था? तो उसका मुखिया जो है राजा हुआ करता था। मुखिया कौन था? भाई मुखिया राजा हो गया। और राजा के नीचे वो तीनों चीजें कार्य करते थे। कार्यपालिका थी, विधायिका थी और न्यायपालिका थी, और इन तीनों का प्रमुख जो हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? तीनों का प्रमुख राजा ही हुआ करता था। ठीक है, तीनों का प्रमुख राजा था। अब किसी व्यक्ति के मतलब किसी व्यक्ति से यह कह दिया जाए भाई तू मरेगा नहीं, तो वो तांडव नहीं मचाएगा क्या? जब राजा के पास सारी शक्तियां थी तो वो अपनी जो मर्यादा है ना उसको भूल जाया करते थे। तो ये राजतंत्र जो इसलिए सही नहीं माना जाता है। हालांकि कुछ देशों में अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। पर इसलिए ये सही नहीं माना जाता है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां हो जाती हैं तो वो तांडव करने लग जाता है। राजतंत्र में शासन की तीनों शक्तियां किसमें नियत थी? राजा में नियत है। ठीक है नी, ये जो आपको बताई दी मैंने कि राजा की तीनों शक्तियां किसमें नियत है? राजा में। शासन की तीनों शक्तियां राजा में नियत होती है, इसलिए राजा प्राय कैसा होता था? निरंकुश हुआ करता था। एक फ्रांसीसी विचारक हुआ करता था मोंटेस्क्यू, और मोंटेस्क्यू ने इम्पोर्टेंट लाइन है बिल्कुल कि मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वह दिया था। किसने दिया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मोंटेस्क्यू को दिया दिया था। अतः शासन की तीनों शक्तियों को पृथक कर देना चाहिए। यह बात किसने की थी? एक फ्रांसीसी विचारक हुआ करते थे मोंटेस्क्यू, उन्होंने कहा था। और कहा अतः लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण आधारित होना आधारित है। मतलब कह सकते हैं कि लोकतंत्र अब शक्ति पृथक्करण है। ठीक है नी। अच्छा, लोकतंत्र जान लेते हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है। नंबर पहली बात, लोकतंत्र में एक होती है विधायिका, वो सेम राजतंत्र में होती थी, वही चीजें हैं। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। तीनों चीजें हैं लोकतंत्र में भी। विधायिका दो चीज होती है, एक तो संसद होता है विधायिका में, और एक होता है राज्य विधानमंडल। उसके बाद आती है दूसरी क्या होती है? कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका में स्थायी नौकरशाही होती है और एक है अस्थायी मंत्री परिषद। उसके बाद आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका में न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हैं। ठीक है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय। अतः स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। कहने का मतलब है कि भारत में तीनों चीजें जो है, कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग, न्यायपालिका अलग नहीं है। क्योंकि कार्यपालिका जो है ना, ये किसका अंग है? विधायिका का अंग है। मतलब कहने का मतलब है कार्यपालिका है जो विधायिका का ही अंग है। न्यायपालिका भारत में क्या है? स्वतंत्र पृथक है। तो इसलिए तो ना तो राजतंत्र हुआ ना लोकतंत्र हुआ, इसलिए भारत की शासन व्यवस्था कौन सी है? संसदीय शासन व्यवस्था है। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना। और कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर आप स्क्रीनशॉट के लिए टाइम नहीं दे रहे, तो भाई स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए, मैं अब टाइम दे दिया करूँगा। नहीं तो इस क्लास के ख़त्म होने के बाद इसकी पीडीएफ जो है हम हमारे टेलीग्राम पर डाल देंगे। आप सेम टू सेम नोट्स बना लीजिए, इतने शानदार नोट्स हो जाएंगे। आप यूपीएससी तक का एग्जाम दे लेना इन नोट्सों से, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आए बता देना। चलिए आगे चलते हैं। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था कैसी है तो वो देख लेते हैं कि फिलहाल भारत की संसदीय शासन व्यवस्था जो है कैसी है। एक तो है विधायिका। देखो इससे दिख नहीं रहा होगा ये इस जगह से, तो इस जगह को मैं देख लेता हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो इसको छोटा कर देंगे, या फिर हम और कोई नोट पैड है जो आपके लिए ले आएंगे। ये दिख नहीं रहा इससे आपको, मैं हालांकि ऊपर नीचे कर देता हूँ। तो भारत में क्या है वो देख लेते हैं कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था है तो क्यों है। कोई पूछ ले भारत में क्या है, कौन सी व्यवस्था है, हम बोलेंगे संसदीय शासन व्यवस्था है। तो भाई है संसदीय शासन व्यवस्था, मान लिया, पर क्यों है ये भी तो हमें जानना चाहिए कि संसदीय शासन व्यवस्था तो है, क्यों है, कैसे किस आधार पर कह रहे हैं हम संसदीय शासन व्यवस्था है। तो देखो उसको देख लेते हैं। भारत में एक है विधायिका, और विधायिका का ही अंग क्या है? मंत्री कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद हम कह सकते हैं। न्यायपालिका है वो पृथक है, मतलब पृथक है। न्यायपालिका अलग है। तो अगर तीनों अलग अलग होती तो हम कह सकते कि भारत में तीनों अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो भारत कैसा हो जाएगा? बिल्कुल तो शक्ति पृथक्करण है भारत में। लेकिन भारत में कार्यपालिका तो विधायिका का अंग है, न्यायपालिका अलग रख दी तो ना तो राजतंत्र हुआ। तो भारत कैसा है? संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में दोहरी विधायिका है, अतः केंद्र में अलग और राज्य में अलग। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में कैसी
शासन प्र वो कैसी शासन प्रणाली है, तो भारत में दोहरी विधायिका है, इस चीज़ को याद रखना, सेंटर में अलग होती है, राज्य स्टेट में अलग होती है। भारत में दोहरी ही कार्यपालिका है, केंद्र में अलग होती है और राज्य में अलग होती है। जबकि इम्पोर्टेंट लाइन है, भारत में एकल न्यायपालिका है। न्यायपालिका एक ही होती है, हाई कोर्ट के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ऐसा तो नहीं कि हर राज्य में अलग-अलग सुप्रीम कोर्ट है, नहीं, एक ही है। ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, अतः वहाँ भी शक्ति पृथक्करण नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक है ना? ब्रिटेन में कैसी है? तो ब्रिटेन में देख लेते हैं। तो ब्रिटेन में क्या होता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका है ना, ये तो विधायिका का भाग है। इसलिए वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता होती है, जबकि भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है नी? तो ब्रिटेन की देख लेते हैं संसद व्यवस्था। अच्छा सर, आप ब्रिटेन की क्यों बता रहे हो? तो भाई पूछ लेता है कलेक्टिव करके, जैसे कोई बंदा आपसे पूछ ले, आप पढ़ रहे हैं तो ठीक से पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ ले कि सर आप बताइए कि ब्रिटेन की कैसी शासन व्यवस्था है? हम बोलेंगे संसदीय शासन व्यवस्था है। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि भारत की भी संसदीय शासन व्यवस्था है, इस तरह उसको भी पूछ सकता है। उसमें क्या होता है, ब्रिटेन में संसद के पार्ट है दोनों, कार्यपालिका और न्यायपालिका। किसके पार्ट है? ये दोनों विधायिका के ही पार्ट है। अच्छा, और इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स को कहते हैं अपने यहाँ कार्यपालिका, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कहते हैं अपने यहाँ न्यायपालिका, ठीक है नी? अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण देखने को मिलता है। अतः वहाँ पर कौन-सी शासन व्यवस्था है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अमेरिका में कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है और न्यायपालिका भी अलग है। तो तीनों चीज़ें जो है आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम, अगर अपना टॉपिक है, अब है संविधान सभा। तो आशा करता हूँ इससे पहले का जो चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, तो हम पहले एक बार रैपिड रिवीजन कर लें, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है? तो एक बार रैपिड रिवीजन कर लें? ठीक है। रैपिड रिवीजन करते हैं। राज्य किसे कहते हैं? कि लोगों का एक समुदाय जो किसी किसमें रहता है, एक निश्चित भूभाग में रहता है, बाहरी दबावों से क्या रहता है? मुक्त रहता है। राज्य के आधारभूत तत्व कितने होते हैं? कि राज्य के आधारभूत तत्व 4 होते हैं। कौटिल्य के अनुसार शास्त्र के अंक कितने बताए? उन्होंने 7 बताए। कौन-कौन से बताए? क्षेत्र का भूभाग हो गया, राजा हो गया, दुर्ग हो गया, सेना हो गया, अमात्य हो गया, मित्र, राज्य हो गए, ठीक है? उसके बाद चलते हैं आगे। राष्ट्र क्या होता है? कि लोगों को एकीकरण मतलब लोगों का एक ऐसा एकीकरण जो एक संगठित समाज के रूप में हो, उसकी खान-पान एक सी हो, रहन-सहन एक सा हो, कल्चरल हो, ऐतिहासिक स्थिति एक सी रही हो, निरंतरता रही हो ऐतिहासिक स्थिति, वो चीज़ें राज्य में आती है। अच्छा, कि राष्ट्र में एक चीज़ होती है नस्लीय और प्रजातीय सांस्कृतिक अवधारणा अधिक निकट होती है, जबकि राज्य में क्या होती है? राजनीतिक अवधारणा निकट होती है। और उसके बाद कहते हैं कि राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो राष्ट्र शब्द है उसका तात्पर्य किससे? तो भाई स्टेट से। अरब राष्ट्र में राज्य से न होकर के किससे है? राष्ट्र से। सऊदी अरब, ओमान ये आदि में अनेक राज्य सम्मिलित हैं, ठीक है? एक होता है यूएसए। यूएसए एक राज्य है जिसमें अनेक राष्ट्र सम्मिलित होते हैं। जापान हो गया, इज़राइल हो गया, भारत, ऐसे राज्य जो हैं जिनकी क्या है? दोनों हैं। तो देख लेना, रैपिड रिवीजन है। उसके बाद अपने सबसे पहले राजत्व के उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े। सबसे पहले राजत्व का देवीय सिद्धांत पढ़ा आपने। देवीय सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कह दिया कि जो राजा क्या होता है, उन्होंने ईश्वर का प्रतिनिधि बता दिया और ईश्वर के आदेशों को क्या करता है? लागू करता है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया? लॉक ऑप्शन रूसो ने दिया था। ये सिद्धांत क्या था? लोगों ने खुद ने अपने मत्स्य न्याय के लिए, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए किसी को व्यक्ति को चुन लिया और वो व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए जो जनता है वो टैक्स देती और वो व्यक्ति उन उन लोगों से क्या करता? उनकी रक्षा करता। वर्तमान में क्या है? लोकतंत्र भी यही सिस्टम चल रहा है कि जनता जो होती है वोट देती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उनकी क्या करती है? रक्षा करती है। तो ये चीज़ें इसमें चल रही है। उसके बाद हमने पढ़ा राजतंत्र पढ़ा। राजतंत्र में क्या-क्या बातें पढ़ी? राजतंत्र में राजा होता है, राजा का विधायिका का, कार्यपालिका का और न्यायपालिका का, तीनों का मुखिया होता है। राजा राजा में तीनों शक्तियाँ निहित होती हैं, विधायिका की, कार्यपालिक की, न्यायपाल की। राजा कैसा होता है? राजा निरंकुश होता है, ठीक है नहीं? अच्छा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो मैं चीज़ें फिर ध्यान दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था और उन्होंने लोकतंत्र अच्छा, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र जिसमें कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, न्यायपालिका हो गई,
ये जो तीनों चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग-अलग होती हैं, ठीक है नहीं? विधायिका में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो संसद होता है, एक राज्य विधानमंडल होता है। कार्यपालिका में 2 होती हैं, स्थायी नौकर शासन और अस्थायी मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय होता है। उसके बाद आता है भारत की संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का ही क्या है, अंग है, ठीक है नहीं? विधायिका के अंग है। चलिए आगे चलते हैं। ये भारत की क्या है, संसदीय और शासन व्यवस्था है, ठीक है नहीं? सॉरी, भारत की क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है, आईएनडी कर देता हूँ। समझ जाओगे आप, क्योंकि क्योंकि विधायिका विधायिका का कार्यपालिका किसका अंग है? विधायिका का अंग है, जबकि न्यायपालिका भारत में पृथक है। भारत में दोहरी क्या है? भारत में दोहरी ही विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है, जबकि एकल क्या है? न्यायपालिका है। इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, कोई पूछ ले आपसे चलता पड़ता, अतः वहाँ भी इस पर शक्ति पृथक्करण नहीं है। ब्रिटेन में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों विधेयिका का भाग है, इसलिए वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता होती है, जबकि भारतीय संविधान की सर्वोच्चता भारत में किसकी होती है? तो भारतीय संविधान की सर्वोच्चता होती है। और ब्रिटेन की जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ऐसे है, पहले संसद है, संसद के 2 पार्ट कर दिए, एक में कार्यपालिका है, एक में विधायिका है। वहाँ पे क्या बोलते हैं इनको? वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद अमेरिका, अमेरिका में अध्यक्षांश शासन व्यवस्था है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई और न्यायपालिका तीनों अलग-अलग हैं, ठीक है? तो वहाँ पे तीनों चीज़ें अलग-अलग हैं। अब जो पढ़ेंगे हम संविधान सभा, तो देखो काफ़ी हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है अगला कल का हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन उठता रहता है। कोई से भी पेपर में देख लेना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पार्ट 2 है, कल आएगा संविधान सभा से। कल हम संविधान सभा पढ़ेंगे, धीरे-धीरे पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। क्लास की पीडीएफ है, हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप टेलीग्राम पे जा कर के नोट्स बना लें, चीज़ों को समराइज़ कर लें। अब आपके मन में क्वेरीज़ रही होंगी कि सर आप तो एमसीक्यू क्वेश्चन की बोल रहे थे, तो देखो एमसीक्यू क्वेश्चन अभी सेट नहीं हुए हैं इस पीडीएफ में। मैंने वैसे तो एमसीक्यू क्वेश्चन निकाल लिए हैं और थोड़ा सेट करने हैं, तो आपको कल आते ही, कल मतलब नेक्स्ट जब भी क्लास आएगी तब हम शुरुआत में आपके इस क्वेश्चन करा देंगे, राज्य और राष्ट्र से कि राज्य कैसे बने, राष्ट्र कैसे बने, इनसे जो भी क्वेश्चन आए पीवाईक्यू, बिल्कुल। इसमें जो है वीडियो पटवार ये सारे राजस्थान के सभी भर्तियों के पेपर प्लस में यूपीएससी के पेपर और झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, ये जो पीसीएस के पेपर हैं यहाँ से अगर कोई भी जितने भी क्वेश्चन आए हम आपको करा देंगे, निश्चिंत रहिए। जब पॉलिटी का दिसंबर तक बोल दिया तो बोल दिया, वहाँ में ये मान लेना कि कंप्लीट कराएंगे, और कोई चैलेंज कर जाना एक भी क्वेश्चन बाहर निकाल जाए तो इतना बेस्ट कंटेंट देंगे जिसकी कि आप भी याद रखोगे कि सर ने कुछ पढ़ाया था। बाकी देखो विश्वास तो करना पड़ेगा। शुरुआत ही है तो थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर झिझक रहे हैं, थोड़ा लगता ही है भाई कैमरे के सामने पहली बार बोल रहे हैं तो ऐसा ही चलता है। हालाँकि सारी वीडियोएँ मोबाइल से ही रिकॉर्ड होंगी। प्लीज़ कोई भी ये ना बोले सर व्हाइट बोर्ड पे आए, फलाना है, ढीका है, कुछ नहीं। पढ़ना है तो भाई ऐसे ही पढ़ लेना। ये फालतू की चोचले मेरे पे नहीं होते। और ना मैं क्लास की जो कमेंट्स हैं, आपकी क्वेरीज़ हैं, यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे नहीं डाल सकते तो हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, हमारी टीम से कांटेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे आपकी क्वेरीज डाल दीजिए। हालांकि मैं कमेंट्स को आपको शाम के टाइम पढ़ लेता हूँ सारी कमेंट्स, तो आप यहाँ पे कमेंट कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है, हम आपकी सारी दिक्कतों को सॉल्व करेंगे। पॉलिटी का ठेका ले लिया तो ले लिया, बिल्कुल धीरे धीरे हम सारी क्लासेज इस चैनल पे स्टार्ट कर देंगे। तो धीरे धीरे देखो, अभी प्रतिबिंब अकेडमी की शायद थ्योरी क्लास तो पहले ही है, इससे पहले कोई क्लास आई नहीं है। हालांकि एक बीएसटीसी का वो करा दिया था सिलेबस, उसके बाद नहीं, क्लास तो ये फर्स्ट है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो भी मैं अनाउंस ही आज ही कर देता हूँ। देखो हालांकि टाइम की इशू है थोड़ा सा, अगर टाइम होता तो मैं फिर सारी चीज़ें स्टार्ट करता। इस इस बेसिस पर मैं अभी चीज़ों को डिले कर रहा हूँ कि पहले भाई पॉलिटी हो जाए, धीरे धीरे देखो एसआई के पेपर से पहले मैं लगभग एसआई का सिलेबस आपका इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एसआई से पहले मैं धीरे धीरे चीज़ों को लाऊंगा और धीरे धीरे कमाल करवा दूंगा। अगर फिर भी कोई भी टॉपिक रह जाएगा तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए,
वहाँ पे कंटेंट को जो यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा उस कंटेंट को मैं ट्रिक्स के माध्यम से या एमसीक्यू के माध्यम से या हम क्वेश्चन पेपर सेट के माध्यम से सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थोड़े बहुत दिन में आपके टेस्ट भी लेना चालू कर देंगे। जैसे-जैसे टॉपिक बढ़ते जाएँगे, पॉलिटी के आपके टेस्ट लगते जाएँगे। प्लीज़ क्लास को रेगुलर बेसिस पे लीजिए, एक भी क्लास को ना छोड़ें। ठीक है? तो कल हम क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू।